हाय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, क्योंकि दिवाली के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं बेसिकली। तो मैं गणेश जी से और लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करूँगा कि वो आप सबके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ दें, सब बहुत अच्छा करें, जीवन में आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का प्रयास रहना चाहिए हमेशा, पीछे नहीं देखना चाहिए। पीछे जो हुआ वो गया है, उसको छोड़ दें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, सब जीवन में आगे बढ़ें, आगे बेहतर करते चलें। थोड़ा सा गैप मिला है इस बीच में, स्टॉक मार्केट में अभी छुट्टियां चल रही हैं वैसे यूजुअली होता नहीं है ऐसा, एक दिन दो दिन की छुट्टी मिलती है यूजुअली। तो कल मुहूर्त ट्रेडिंग थी और आज ऑफ है, एंड शायद कल खुल जाएगा मेरे ख्याल से। आज ऑफ है तो एक मौका बना है। एक ब्रैकेट में एक कंपनी थी जिसका रिज़ल्ट आया था, एंड मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा उससे कंपनी से बहुत ही वो मोटिवेटेड फील करता हूँ। उसको जब देखता हूँ तो काफ़ी मोटिवेशन आता है, बिकॉज़ वो कंपनी का नाम है डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट के नाम से हम जानते हैं उसको। और इस कंपनी के जो ओनर है वो है राधा किशन दमानी जी, एंड जो कि शेयर मार्केट के बारे में जिनका कहा जाता है कि वो बहुत कुछ जानते थे। मैंने उनको काफ़ी सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन है, और मैंने काफ़ी नॉलेजेबल काइंड ऑफ पर्सन हैं। और बेसिकली वो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, अब जो भी था, बेस्ट नोन टू देम, और उसमें मैं पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना पता है मुझे कि वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे शेयर मार्केट में, लेकिन उनको रोक दिया गया शेयर मार्केट में ट्रेडिंग एंड ऑल दैट। बहुत सारा इश्यूज़ है, उस पर कई फिल्में भी बन गई, तो लोग शायद ज़्यादा जानते हैं। मैं बेसिकली उस जोन में जाना नहीं चाहता कि किसने सही किया किसने गलत किया, उस पर नहीं जाते। जिसने जो कुछ किया उसको उसकी किए की सज़ा मिलनी चाहिए, दिक्कत की बात नहीं है, ये उचित बात है। तो खैर, उनको जब स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होने के लिए रोका गया तो उसके बाद उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम था डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट के नाम से। और इस समय आप ये समझें कि रिटेल बिज़नेस में अगर कहा जाए कि जो कि माने सुपर मार्केट रिटेल चेन के लिहाज से अगर किसी कंपनी को देखा जाए तो उनमें से एक कंपनी बनती है माने डी मार्ट। वो कहा जा सकता है कि वो कंपनी है जिसको देखना चाहिए, क्योंकि उनका बिज़नेस मॉडल बहुत सिंपल था। वो एक अलग तरीके के बिज़नेस मॉडल में काम करते हैं, एसेट लाइट मॉडल नहीं है उनका, हालांकि वो प्रयास कर रहे हैं। तो चीज़ों पे मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। बेसिकली सुपर मार्केट चेन के बिजनेसेस में ये हैं, ये पहले क्या करते थे, इनका जब शुरू में इन्होंने मॉडल शुरू किया था तो ये क्या करते थे, जिस जगह पे ये दुकान खोलते थे उस जगह को ख़रीद लेते थे। उससे क्या होता था, उससे जो रेगुलर के कॉस्ट इनकर होते थे वो बचा लेते थे बेसिकली। हर महीने का बिजली का बिल, हर महीने का रेंट का भाड़ा, हर महीने और जो सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे खर्चे जो हैं वो एक फ़िक्स्ड कॉस्ट उनके पास हमेशा। इस बिज़नेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ़िक्स्ड कॉस्ट की, वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। माने स्टाफ की सैलरी जो कि कंटिन्यू ही रहेगी, वो तो कहीं नहीं जाती, वो चाहे आप किसी भी मॉडल में आप एसेट ओन करें चाहे ना ओन करें, चाहे लीज़ पे लेके रखें जगह तब भी। लेकिन वो जो लीज़ और इन सारी चीज़ों पे जो खर्चा होता है, एक अच्छा खासा खर्चा होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन में से आपका वो डिप्लीट होता है बेसिकली। आपने किसी चीज़ को अगर 5 रुपये में ख़रीदा और अगर उसके ऊपर आपका ओवरहेड कॉस्ट अगर 2 रुपये 4 रुपये का बन रहा है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, कम हो जाता है। बेसिकली ऑपरेटिंग मार्जिन जिसको कहा जाता है वो कम हो जाता है। इनका ये बिज़नेस मॉडल था, इन्होंने यहाँ से शुरू किया था कि इन्होंने तय किया कि हम जो है माने हम जगह को ओन करेंगे और फिर हम वहाँ अपनी दुकान खोलेंगे। और वो उनका जो स्टाइल ऑफ ऑपरेटिंग था वो मेन शहर में नहीं खोलते थे, वो थोड़ा सा शहर से हटकर खोलते थे जहाँ पर लोगों को पार्किंग स्पेस दे सकें और वो दें। बहुत सारे इश्यूज़ भी आए जिसमें कि ये भी आगे चल के आया कि अरे बड़ा गंदा रहता है स्टोर और एकदम सामान भरा रहता है। तो अब ये उनके बिज़नेस मॉडल की एक हिस्सा है, एक ख़ासियत है कि उनका पेएबल डेज़ अगर आप देखेंगे तो वो बहुत कम है। वो 6 दिन 7 दिन के आसपास है इसको, जो कि 8 पे था पिछले 3 4 5 साल में। 7 दिन 8 दिन माने उनको कोई अगर माल देता है तो वो उसको पैसा 6 7 दिन में दे देते हैं।
ये बहुत बड़ी खासियत होती है किसी बिज़नेस की कि अगर कोई 7 दिन के अंदर में अगर आपको पूरी इन्वेंट्री का पैसा दे दे, तो ये बताता है कि वो बिज़नेस कितना तगड़ा कर रहे हैं। तो अब जब उनके पास माल आ गया तो वो क्या करेंगे? माल को उनको दुकान में लगा देना होगा। तो इसीलिए लोगों का ये शिकायतें बड़ी आती थी कि अरे यार, इनके यहाँ तो जाते तो मैंने इतना माल भरा हुआ है, ये क्या हो रहा है? तो अब भाई उन्होंने ख़रीद लिया तो कहाँ रखें? रखने का उनके लिए भी रखने की प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बिज़नेस को अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना एफिशिएंटली उन्होंने बिज़नेस को रन किया है, कि वो इस लेवल तक आ गए हैं कि उनको जो माल देता है उसको 6-7 दिन में पेमेंट देते हैं। तो अगर आप किसी को पेमेंट जल्दी करते हो तो आपको प्रायोरिटी मिलती है माल को। आपको माल पहले पहुंचाया जाएगा बनस्पत के किसी आपके कंपटीटर को, क्योंकि आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो। तो ये अलग तरीके का उनका मॉडल था और उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया। हाँ, रिसेंट टाइम्स में थोड़ा-सा इसमें एक वो आया है, माने एक कह सकते हैं आप, एक लैगिंग काइंड ऑफ थिंग आई है। लैग पड़ा है और स्लो हो गया है बिज़नेस बिकॉज़ ऑफ ई-कॉमर्स जो है उसकी वजह से डिसरप्ट हो गया है ये बिज़नेस। तो ये एक इसकी एक अलग वैरायटी है और हालांकि वो उसको कोप अप करने के लिए उन्होंने भी अपना एक ऑनलाइन बिज़नेस चालू किया है। तो बाकी डिटेल में जाऊंगा मैं, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं पहले कंपनी के बारे में बता दूँ। तो बिज़नेस मॉडल ये है कि सुपरमार्केट चेन है जो कि वैल्यू रिटेल पे फोकस करती है। बेसिकली 3 कैटेगरी है उनकी। पहला है फूड से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो बेचते हैं, जिसमें कि सारी चीज़ें आ गई। मैं आगे सारे डिटेल भी बताता हूँ। जैसे नॉन फूड हो गया, नॉन फूड में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे सोप हो गए, होम एंड पर्सनल केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हुए वो हो गए। जर्नल मर्चेंडाइज अपैरल सब वो करते हैं, जैसे घर में बेडशीट्स, तौलिया और इन सारी तरीके की चीज़ें हैं। तो 2002 में उन्होंने मुंबई में पहला स्टोर खोला था। उसके बाद सबसे लो प्राइस, माने सबसे सस्ता सामान अगर किसी से पूछें कि कहाँ मिलता है बम्बई में जाकर, तो लोग बताएंगे कि डीमार्ट में मिलता है। बिकॉज डीमार्ट का ऑलमोस्ट जो इस समय करंट का फिगर है वो करीब 118-120 स्टोर है उनके महाराष्ट्र में। दैट इज़ ऑलमोस्ट 30% ऑफ देयर स्टोर्स। और उसके बाद उनका गुजरात में सबसे ज़्यादा स्टोर्स हैं, करीब 68 के आसपास हैं। दैट इज़ ऑल्सो 16% ऑफ देयर टोटल स्टोर्स। तो अब इसमें क्या है, कंपनी किस बेसिस पे काम करती है, वो बेसिकली इनका जो कम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट है, यही जो मैं बता रहा था आपको कि उनका पेबल डेज बहुत कम है। वो जो है लोगों को कहते हैं कि भाई तुम माल मुझे पहले दो, मैं तुम्हें पेमेंट जल्दी करूँगा। तो ये जो कम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट है, इसके बेसिस पे क्या होता है, सामने वाला देखता है अरे यार इसको मैं माल भी दे रहा हूँ, ये मुझे पेमेंट भी दे रहा है, तो मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ। उससे क्या होता था, इनको मार्जिन में फ़ायदा होता था जब इनको एडेड डिस्काउंट मिलता और समय से जल्दी पेमेंट कर देते थे लोगों से कहते थे 15 दिन में पेमेंट करेंगे, पर पेमेंट जल्दी कर रहे हैं, कभी 12 दिन में कर दी, कभी 10 दिन में कर दी। तो वो फिगर धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं बेसिकली। अब इस समय जो है इस क्वार्टर में वो फिगर करीब 7 दिन के आसपास खड़ा है। आप समझ सकते हैं कि बिज़नेस को किस एफिशिएंसी लेवल पे ले जाना पड़ेगा आपको। इतना डिमांड, आपके पास अगर सेल ना हो तो आप ये चीज़ नहीं मेंटेन कर सकते कि आप 7 दिन में पेमेंट कर दें। तो ये एक चीज़ है। एफिशिएंसी कॉस्ट पे आई इनकी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन्होंने मेंटेन की, इन्वेंट्री मेंटेन करना, इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे आए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का वही फीचर मैंने बताया कि स्टोर्स को ये ओन करते हैं। हालांकि अब ये अपने बिज़नेस के मॉडल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एसेट लाइट मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका भी प्लान है कि हम फ्रेंचाइजी ओन देंगे। लेकिन देखिए आप पिवट कर रहे हैं, बेसिकली अपने बिज़नेस के मॉडल को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो समय लगेगा। ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग आते होंगे डीमार्ट के पास कि भाई उनको आपका स्टोर खोलना है। तो डीमार्ट उनसे पहली शर्त यही रखता होगा कि आप अगर स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको उनको जगह देनी होगी खरीद के, माने हमको जगह चाहिए, वो जगह हमारी हो। तो प्रॉब्लम वहाँ आती थी। तो लोग कहते थे यार जगह हम कहाँ खरीद करेंगे, भाड़े में ले लेते हैं। तब डीमार्ट मना करता था, तब डीमार्ट का मॉडल अलग था। अब डीमार्ट अपने मॉडल में चेंजेस ला रहा है, बिकॉज वो देख रहा है कि क्विक कॉमर्स का जो बिज़नेस है, इसमें अगर आप ब्लिंकिट के जो ओनर हैं उनका बोलने का तरीका समझें तो उन्होंने बहुत सिंपल शब्दों में ये समझाया है कि अगर हमारा टाइम ब्रैकेट हम 15 मिनट से बढ़ाकर आधा घंटा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर जब हमारा ये टाइम फ्रेम जो 15 से 20 मिनट का है, अगर इसको हम एक्सटेंड कर देंगे तो हमको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और जैसी कंपनियों से कंपटीशन मिलना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि वो भी डिलीवरी कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट बताता है अभी यही है कि हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आपका कोई वैसा प्रोडक्ट जो बाहर से शिफ्ट होके आ रहा है उसमें समय ज़्यादा लगता है। इस चक्कर में क्या हो रहा है, अब आप देखें डीमार्ट के साथ क्या कंपैरिजन है। डीमार्ट में लोग जाकर सामान खरीदते थे, अब लोगों के प्रेफरेंसेस बदल गए। अब लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन फ़ोन पे ऑर्डर कर दिया और माल आ गया। तो डीमार्ट भी इस चेंज को समझ पाया है कि हमारे लिए अब सस्टेन करने के लिए हमको भी ऑनलाइन हो जाना होगा। तो डीमार्ट रेडी बोल के उन्होंने एक ऐप खोला है, इस पर वो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। ऑलमोस्ट 23 सिटीज़ में वो कर रहे हैं इस समय, और इसको उन्होंने एक्सटेंड भी किया है। करीब करीब 21-22% का सेल भी आ रहा है उनका वहाँ से, तो जो कि अच्छा है। मैंने इस पिछले 6 महीने में अगर देखें तो 21.8% का जो सेल है वो इस मैंने उनके डिमांड रेडी से आ रहा है बेसिकली, तो जो कि एक अच्छा इंटरेस्टिंग नंबर है। अब क्या क्या सामान ये देते हैं उसको अगर समझाने के लिए कहूँ तो ग्रॉसरी, स्टेपल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रोज़न प्रोडक्ट्स, जो आजकल आप देखते हैं वो पकौड़े और वो जो क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, मैकेन के और इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो फ्रोज़न फूड टाइप है, वो सारे प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होम एंड पर्सनल केयर से संबंधित सारे बेड माने बेड से संबंधित पिलो कवर, पिलोज़, बेडशीट एंड इवन अगर बाथ से रिलेटेड करें तो सोप, और जो भी हमको टॉयलेट से रिलेटेड जो भी बाथरूम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लगते हैं वो सारे, क्रॉकरी, फुटवेयर, इवन बच्चों के खिलौने, टॉयज़ एंड गेम्स, और किड्स के अपैरल और मेंस एंड वुमेंस के अपैरल, और साथ ही साथ उनके डेली एसेंशियल्स की चीज़ें। तो ये सारा प्रोडक्ट इनका पूरा है। इसमें कि अगर फूड का सेल इनका देखें जाए तो 56% है, और नॉन फूड आइटम्स में 21% है, और जनरल मर्चेंडाइज से इनका 23% का सेल आता है। वेस्ट और साउथ को अगर मिला दें, माने वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया को अगर मिला दें तो इनका टोटल सेल 70% वहाँ से आता है, 30% बाकी से आता है। बाकी माने सेंट्रल एंड इवन नॉर्थ। अभी ये ईस्टर्न रीजन में उतना नहीं गए हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के डीमार्ट रेडी इन्होंने बनाया है, वो मैंने बताया ही आपको। और ऑलमोस्ट ये कोशिश ये कर रहे हैं कि 40 स्टोर हर साल खोलें, और इसका आगे चल के इनका नंबर करने की कोशिश है 60 से 70 स्टोर। तो वो देखने वाली बात होगी आगे क्या होगा। बेसिकली कंपनी का जो इस क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है तो रेवेन्यू ग्रोथ 15.4% की आई है इनकी रेवेन्यू में। 16,219 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। इबिट्टा जो है वो 11.3% की ग्रोथ दिखा रहा है, करीब करीब 1230 करोड़ का इबिट्टा का है। पैट जो है वो 5.1% है, 747 करोड़ का पैट है इनका। और इस क्वार्टर में इन्होंने 8 स्टोर और इससे पिछले क्वार्टर में 9 स्टोर, तो टोटल 17 स्टोर खोले हैं इस पिछले 6 महीने के पीरियड में। टोटल स्टोर्स का काउंट इनका 434 हो गया इस समय। और रिसेंट की इनकी इन्फॉर्मेशन से देखने में आया कि इन्होंने एक लास्ट स्टोर अभी खोला है हसन, कर्नाटका में। तो ये दिखाता है कि वो साउथ में अपनी जगह को पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, जैसे उन्होंने वेस्ट में कर रखी है। तो अब साउथ को वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले जो स्टोर 433rd जो स्टोर था वो चिराला आंध्र प्रदेश में था, जहाँ पर उन्होंने खोला है। तो 434 स्टोर हो चुके हैं कंपनी के। पिछले क्वार्टर के अपडेट के बाद इन्होंने 2 और स्टोर खोल दिए हैं। तो आप ये समझे कि 11 अक्टूबर को जब इनका रिज़ल्ट का अपडेट आया उसके बाद से इन्होंने 2 स्टोर और खोले हैं, जो कि कर्नाटका में और आंध्रा में है। तो बेसिकली ये है। और ईपीएस का जो नंबर अगर आप देखें तो ईपीएस अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर पे कंपेयर करें तो 11.47% है, जो कि पिछले क्वार्टर पे 10.92 पे था। तो वहाँ से इम्प्रूवमेंट आ रही है ईपीएस पे। और इबिट्डा मार्जिन अगर मैंने 4-5 साल का इनका देखा तो उससे ये समझ में आया कि ये करीब करीब 8% के आसपास उसको बैलेंस आउट, बल्कि इन्होंने अपने पीपीटी में उस डेटा को दिखाया भी है कि 4-5 साल में हम वही 8% के आसपास के रेंज में हैं और उसको वो मेंटेन करना चाहते हैं। और पैट जो है वो करीब करीब 5% के रेंज में। आप देखें कि मार्जिन बहुत नहीं होता है फूड के बिज़नेस में, मार्जिन बहुत नहीं मिलेगा आपको। बेसिकली ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आता है अपैरल और मर्चेंडाइज वाले सेक्शन से, वहाँ ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन उसमें डिमांड कम है। एक्चुअल में फूड एंड नॉन फूड आइटम्स में ही ज़्यादा डिमांड है, सेल भी ज़्यादा वहाँ से आ रही है। तो इसी वजह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। जब तक प्रोडक्ट मिक्स नहीं चेंज होगा तब तक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने में संभावना मुझे ज़्यादा नहीं दिखती। हालांकि स्टॉक भी बहुत सस्ता नहीं है,
अच्छा खासा वो पी डिमांड करता है, बिकॉज उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि ग्रोथ में है और इनका मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इन्वेंट्री डेज देखें तो 27 से पिछले 4-5 सालों में अगर देखें इन्वेंट्री डेज मैंने जो देखा तो 27 से 33 दिन के बीच का इन्वेंट्री डेज है। मैंने अपने स्टोर्स में कम से कम 1 महीने का सामान ये मेंटेन करके चल रहे हैं, तो दैट इज़ एन ह्यूज इन्वेंट्री। मैंने अच्छा खासा इन्वेंट्री है ऑलमोस्ट, क्योंकि अब वही बात है ना कि मैंने इनका आगे कैसे इसको वो आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि इस बार कोई कॉल नहीं हुआ तो मैं नहीं डिटेल बता पा रहा हूँ। लेकिन जितना मैंने देखा उससे समझ में आया कि 27 से 33 दिन का इनका इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं और साथ ही साथ पेएबल डेज जो है वो 6 से 7 दिन के आसपास है, जो कि देखने में आया है कि 8 दिन था पिछले साल और अब 7 दिन है। एक और ख़ास बात है, 2020 से 2022-23 से लेकर 24-25 तक, मैंने 22 से लेकर 24 तक जो था वो एक ज़बरदस्त ग्रोथ पीरियड था इस कंपनी के लिए। काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे थे, क्योंकि अब मैंने वही बताया ना कि ई कॉमर्स से इनको कंपटीशन आना शुरू हुआ, ऑनलाइन इनकी प्रेजेंस नहीं थी, तो वो हिट होना शुरू हुआ। लोगों को स्टोर्स पे जाकर सामान लेना, ये उनको अब उतना टाइम वेस्टिंग लगता है। बेसिकली लोग समय नहीं बर्बाद करना चाहते, तो वो सोचते हैं मैं फ़ोन से ऐप पर बुक कर दूँगा और सामान आ जाएगा। तो प्रेफरेंसेस लोगों की बदल गई हैं बेसिकली। डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे अगर, इनका जो इन्होंने डेटा दिया है उस पीपीटी में, तो 1476 करोड़ का डेट है कंपनी पे, लेकिन उसी जगह इक्विटी कंपनी की करीब 23,811 करोड़ की इक्विटी है। ये दिखाता है कि डेट टू इक्विटी इज़ 1:16 का रेशियो है। मैंने 16 रुपये की अगर इक्विटी है तो डेट जो है वो 1 रुपये का है। ये था मैंने ओवरऑल एक फिनेंशियल्स को देखने का, जो कि कंपनी भी मैंने जिसको कहते हैं ना कि वो दिखा रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि देखिए हम कितने स्ट्रॉन्ग फुटेड हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम ये कॉमर्स और ये सब चक्कर में भाग जाएंगे, हम यहाँ टिकेंगे और हम आगे जाएंगे। मेरा ये मानना है कि एवेन्यू सुपरमार्ट को देखना चाहिए। उम्मीद ये है कि बहुत ज़बरदस्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि अब आप जानते ही हैं लोगों की प्रेफरेंसेस बदल रही हैं, लेकिन कंपनी को हमको ट्रैक करना चाहिए। ये थी एक नई कंपनी जिसको मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, और आपके कुछ सवाल हो तो ज़रूर करिएगा। मैं इस कंपनी में बहुत ज़्यादा मैं इसको देखता नहीं था, लेकिन मेरे को आया कि नहीं इस तरीके की कंपनी को भी रीड करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको इसका एनालिसिस बनाया है। बेसिकली रिज़ल्ट एंड इसको आप कह सकते हैं कि इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, उस चीज़ को सारी बताया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।